ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੋਅ ਲਾਈਵ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ। ਕੰਟਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK, ਕੈਨੇਡਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆਫ UK ਉਹ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ बहुत बहुत स्वागत जी, थैंक यू, सत श्री अकाल। एंड अमन सर, मैं बताना चाहूँगा अभी US भी एक न्यू ट्रेंड है, बहुत सारे बच्चों के वीजे आ रहे हैं, तो US को भी आप ऐड करो। एंड इसके बाद अगले शो में हम डेलीगेट्स लेके आ रहे हैं JCU सिंगापुर लीडिंग टू ऑस्ट्रेलिया एज वेल। ओके, सो सिंगापुर द्वारा फिर मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया पाथवे ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਜੀ ਫੋਨ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਓਵਰਆਲ ਪਹਿਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਡਰ ਕੇ नहीं रह सकते। देखिए सर, ये तो होना ही होना है और नेचुरल सी बात है कि जब तक अभी स्कॉट मॉरिसन जी की आई है ये चीज़, व्यूज़ आए हैं इस बारे में कि भाई ऐसे डर तक कब तक रहेंगे। एक टाइम तो होगा जो ओपन करना पड़ेगा। उसके पीछे एक और भी रीज़न है। जिन कंट्रीज़ ने ओपन किया है, ठीक है, कोविड हुआ है, ये वायरल है, फैला है, ठीक है, और उसके बाद इसका इम्यून सिस्टम भी बने हैं, तो अब वो फैलने ही नहीं दे रहे हैं। इम्यून सिस्टम बनेगा कैसे? बट हाँ, अगर उनके उस लेवल पे अगर वैक्सीन हो जाए तो दैट इज़ द गुड वन। लेकिन आप देख ही रहे हो पीछे प्रोटेस्ट भी हो रहा था और पब्लिक भी फैडअप हो चुकी है। और इवन कि जब कंट्री अगर चारों तरफ से बंद हो जाएंगे तो जब कुछ होगा ही नहीं। ग्लोबलाइजेशन का टाइम है आज की डेट में, एक कंट्री दूसरे कंट्री पर डिपेंड है। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है जो इंटरनेशनल एजुकेशन पे बहुत बड़ा सेक्टर है। इंटरनेशनल एजुकेशन से उनको इनकम होती है या उनका मतलब वो सेक्टर बहुत बड़े लेवल पे है। तो नेचुरल सी बात है, चारों तरफ से प्रेशर है और एक दिन तो खोलना चाहिए। तो होप सो वेरी सून इट विल बी गोइंग ऑन। ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੁਣ IRCC ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਦੁਆਰਾ ਫਲਾਈਟਸ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ 20 सितंबर ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਰਹੇਗਾ? देखिए, एक महीने की वो हर बार वो एक्सटेंड करते जा रहे हैं। अभी 21 सितंबर तक उन्होंने सस्पेंड कर रखी है। हाँ, बट हाँ, वाया बच्चा जा ही रहा है। आपको पता ही है कि जो वाया मैक्सिको होके या तो वो बटे RT-PCR बच्चे को चाहिए जो भी ट्रैवलर है। तो अभी तक तो यही न्यूज़ आ रही है कि भाई होप फॉर द बेस्ट, आने वाले टाइम में इट विल ओपन। बट वो देखते हैं कब तक होगा, बट पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। और अब की बार जो अगर इंडिया को भी सिचुएशन देखें, और ये जो ऑस्ट्रेलिया को लेके भी था कि भाई इंडिया का जो अभी थर्ड वेव है तो वो बड़ी माइल्ड है, तो उसमें डेथ रेट नहीं है। तो कहने का मतलब है कंट्री को अभी ये चीज़ समझ भी रहे हैं। तो वेरी सून कनाडा भी खोलेगा, ऑस्ट्रेलिया भी खोलेगा, UK ने ऑलरेडी खोल रखा है, US ने खोल रखा है, यूरोपियन कंट्रीज़ खुले हुए हैं, सिंगापुर बच्चा जा रहा है। तो हर चीज़ पॉसिबल है। आने वाले टाइम में इन कंट्रीज़ को भी खोलना है जी। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਸ ਤਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਬਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਲ। देखिए अमन सर, दो बातें हैं यहाँ पे, सिर्फ एक रीज़न नहीं है, रीजंस 2-3 है जिस कारण से बच्चे का रिफ्यूज़ल है। एक रिफ्यूज़ल्स के तो ये रीज़न है कि जब से कोविड आया है, ठीक है, मार्च 2020 के बाद सब कुछ लॉकडाउन था, तो वो फाइलें जो मई की भी फाइल एम्बेसी में पड़ी थी वो भी निकल नहीं पाई थी। उसके बाद फिर हमने सितंबर की भी फाइल लगाई है, फिर जैन की भी लगाई है, फिर अब मई की लग रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ा एक लोट है जो वो हाई कमीशन में था। तो अब जितनी उनको रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अगर फाइलें हैं तो क्लीन तो होना ही होना था। फर्स्ट तो ये रीज़न है। सेकेंडली, वो खुद प्रिपेयर्ड नहीं है उस लेवल पे। अभी आपने देखा होगा पीछे पब्लिक पॉलिसी में उन्होंने 90,000 लोगों को इनवाइट किया PR के लिए। वो किस लिए इनवाइट किया कि यहाँ से लोग जा नहीं पा रहे हैं, दैट्स द मेन रीज़न। तो पॉसिबिलिटीज़, इमिग्रेंट कंट्री है कनाडा, वीज़ा देगा। जिन बच्चों के रिफ्यूज़ल आए हैं, पहला रीज़न तो ये है कि भाई उनका सिस्टम अभी जो जितनी उनको रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा अप्लीकेशंस थी। एंड सेकेंडली अभी जो फ़्लाइटों का रीज़न्स है,
thirdly फाइलें अगर आप अटपटी लगाएंगे तो वो भी एक रीज़न रहेगा। अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स के वीज़ा रिफ्यूज हुए हैं ड्यू टू द मिसमैच ऑफ द प्रोग्राम, और इसके अलावा फैमिली इनकम ठीक नहीं है। तो उन सभी स्टूडेंट्स को जिनके रिफ्यूज़ल आए हैं, मैं बोलना चाहूँगा कि आप वेट करिए, आपका वीज़ा निकलेगा। एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर सकता है, जिसके डायरेक्ट टाइप्स हों, जो RCIC मेंबर हो तो और अच्छी बात है। की benefit ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ हो RCIC member रिलेवेंट प्रोग्राम हो। इसके अलावा आपकी फैमिली को, आपकी प्रोफाइल को देखते हुए फाइल अच्छे तरीके से पुट करे तो वीज़ा लग सकता है। आपके क्वेश्चन क्योंकि ना मेरा अगला पूरा सवाल मैं सुन लिਓ। ICCRC ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ICCRC ਮੈਂਬਰ, ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੀਜ਼ੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਦ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੀ ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? देखिए RCIC मेंबर रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, ये होना मीन्स यू आर प्रोफेशनल, मीन्स यू आर अप टू मार्क, आपको हर एक चीज़ का नॉलेज है, मीन यू आर रजिस्टर्ड, ठीक है, एंड लीगली आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी अगर एक नॉर्मल कंपनी है वो सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा में हेल्प करती है, ठीक है, और मोस्टली कंसल्टेंट क्या करते थे, स्टूडेंट के नाम से फाइल लगाते थे। लेकिन एक RCIC मेंबर की फाइल लगेगी तो सिग्नेचर होंगे तो नेचुरल सी बात, वो एक तरह से हाई कमीशन में रजिस्टर्ड है, ठीक है। वो एक तरह से आप कह सकते हो आने वाले टाइम में इट विल गोइंग टू बी हैपन कि एक RCIC मेंबर के थ्रू ही एक लोकल कंसल्टेंट फाइल लगा पाएगा। इट विल बी हैपन वेरी सून। तो आपको सारा नॉलेज है, आपने वो एजुकेशन की है, ठीक है, आपके टाइप्स डायरेक्ट हैं और एथिकली आप काम कर रहे हो, तो यही तो चीज़ चाहिए हाई कमीशन को। बेसिकली एक डंडा हैगा जे पंजाबी च गल करिए, ऊपर गलत काम कीता तो लाइसेंस रद्द हो जाना, कह सकते हो जी। सो ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ। RCIC ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਥਿਕਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਬਟ ਕੁਛ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਟਰਨਲੀ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਫਾਈਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ICCRC ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੈਨ ਇਨਟੇਕ ਲਈ SDS ਜਾਂ ਨॉन SDS केसेस ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, रेशो ਦਾ सक्सेस रेट ਦਾ फर्क ਕੀ रहेगा? देखिए सर, अभी बहुत सारी कॉलेजेस की तो सीटें फिल हो चुकी हैं, बट लॉट ऑफ अभी भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में। 6 सीट्स पे आप फाइल लगा रहे हैं तो SDS है। SDS मतलब स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, जिसमें आपके 6 सीट्स हैं, आपने साल की फ़ीस पे दी है, की है, GIC पे की है, तो आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कुछ नहीं दिखाना है। लेकिन एक नॉन SDS की फ़ाइल की बात करें तो उसमें आपके किसी मॉड्यूल में 5.5 है, तब एक रीज़न बनता है, या साल की आपने फ़ीस पे नहीं की है, या आपने GIC नहीं लिया है, तो इसमें आपको फंड्स भी दिखाने होंगे। साथ साथ में आपको फैमिली की इनकम और स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ तो हम SDS में भी बोलते हैं, लेकिन नॉन SDS में भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ चाहिए। तो जो SDS है उसका सक्सेस रेट हमेशा हाई रहा है, और वो उसकी क्या नाम है, जो उसकी अब यू कैन से कि भी प्रोसेसिंग टाइम है वो थोड़ा सा फास्ट है। तो ये एक मेन रीज़न है। और आप खुद देखिए ना कि एक 6 सीट्स के साथ फाइल लगा रहा है, एक बच्चे के 5.5 बैंड है, आप बीइंग ए वीज़ा ऑफिसर क्या सोचेंगे? तो आप ये देखेंगे ना 6 सीट्स वाला थोड़ा सा मोर जेन्युइन स्टूडेंट है। सक्सेस ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, लेकिन नॉन SDS में भी हमने वीज़ा तो मैं ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੀਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਕਾਫੀ ਵੀਜ਼ੇ। लेकिन देखो, आपने गीदड़ की भी अगर शिकार करना हो ना तो शेर की तैयारी होनी चाहिए। मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ बच्चों को, कोई हमारे पास आता है 5.5 बैंड के साथ भी, मैं कहा बेटा जब तक मैं आपको ऑफर लेटर मंगवाता हूँ ना तब तक आप 6 सीट्स ले लो। 6 सीट्स लेना मतलब थोड़ा सा फाइल और इजी प्रोसेस हो जाती है, बट अगर तो हाँ पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहता है। लेकिन अगर आपके 5.5 एक मॉड्यूल में है तब फाइल तो हमें लगानी होगी, वीज़ा भी हम लेते हैं। सो SDS ਜਾਂ ਨॉन SDS ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਇਓ। ਦਾਅਵੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਉਹ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਹੈ जी। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਠੱਲ ਜੀ ਪਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ? उसके पीछे रीज़न है सर, क्यूबिक में ये लोग पहले करते थे, ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस हाँ मोस्टली प्राइवेट कॉलेज, उसमें पता नहीं फीस जाती थी नहीं जाती थी। और उसके बाद अदर स्टेट्स की, अदर प्रोविंस की बात करें, वहाँ भी प्राइवेट कॉलेज। और अब है ना हर एक जगह केप्स लगा हुआ, मतलब अब इमिग्रेशन ने इधर से कॉलेज से मांगना शुरू कर दिया है कि भाई क्या आपको फ़ीस मिली है या नहीं मिली है, सो द एविडेंस, ठीक है। एविडेंस जब बात आती है तो आज की डेट में कॉलेज ने भी मांगनी शुरू कर दी है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली सक्सेस रेट भी कम हो गया है, ठीक है ना, अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स के रिफ्यूजल्स आ रहे हैं, क्योंकि वही बात है कोविड चल रहा है, तो इसलिए अब कंसल्टेंट को लगता है कि मैं फीस लगाऊंगा, पैसे लगाऊंगा, और बाद में अगर रिफ्यूजल आ गया तो उसके पैसे फंस जाएंगे। ये एक मेन रीज़न है ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ, ਗਏ ਵੀ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। जी जी। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜੋ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ? देखिए सेमिनार्स बहुत अच्छे थे, स्टूडेंट ऑफ मतलब सेमिनार्स में हमने ऑफिस में नहीं रखे, हमने वेन्यूज बुक करके रखे, डेलीगेट्स आए थे। ਉਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਹੋਣੇ, 1.5-2 ਸਾਲ हाँ ਬਾਅਦ जी, 1.5 साल बाद है। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਚ ਹੁੰਦੇ जी ਸੀ। जी, हमारे तो साल में तकरीबन 150 सेमिनार्स होते हैं, बड़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन वो नहीं हो पाई थी बीच में ड्यू टू द कोविड, 1.5 साल नहीं हो पाए थे। अब हमने फिर स्टार्ट कर दिए, अभी ख़त्म हुए हैं, दोबारा अक्टूबर में फिर आ रहे हैं हम। सर बच्चे आ रहे थे, यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट से हमने बच्चों को मिलवाया, बच्चों की प्रॉब्लम काफ़ी थी और जेन्युइन भी थी। पहली बात, वो बच्चे आ रहे थे जिनके लो एकेडमिक था कि जी मुझे करना क्या चाहिए, तो भाई नेचुरल सी बात है, आप अगर आपका गैप है तो आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आपकी लो इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी तो इसको इंप्रूव कर लो। कुछ बच्चे ऐसे थे कि जी मेरी फाइल एम्बेसी में लगी हुई है, जो लगी हुई है आप वेब फॉर्म भर लो। कुछ बच्चे ऐसे थे जी 2-4 बार रिजेक्ट होके आ रखे थे, तो हमने यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के डेलीगेट से मिलाई, उनको देखा, उनकी प्रीवियस फाइल को देखते हुए कि भाई आगे कौन सा प्रोग्राम हो सकता है, क्योंकि वेरिएशन ऑफ कंडीशंस में आप अच्छे तरीके से फाइल नहीं लगाओगे तो तीसरी बार फिर रिफ्यूज़ आ सकता है। तो ये सारे के सारे मिला जुला मिक्सचर था, और वो स्टूडेंट खास करते जिनके अभी 12th के रिजल्ट्स आए हैं, तो वो स्टूडेंट्स आइल्स कर रहे थे, कुछ आइल्स करने की सोच रहे थे, कुछ बच्चे इस डायलेमा में थे कि क्या करें, अब्रॉड जाएं या इंडिया में रहें। तो ओवरऑल बढ़िया रहा, हर फेयर में तकरीबन 200, 250, 300 बच्चा हमारे हर फेयर में रहा है, और हमने ऑन स्पॉट असेसमेंट करके बच्चों के एडमिशन भी कराए, चाहे वो अकेडमी में है आइल्स और पीटी के लिए, इधर से वीज़ा में। ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜੈਨ ਲਈ ਗਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਈ ਜਾਂ सितंबर ਲਈ? नहीं जी, जैन के लिए हमने प्रोसेस करे हैं। हाँ, कोई बच्चा अगर कोई पर्टिकुलर ऐसा प्रोग्राम मांग रहा है जो जिसकी सीटें फिल होगी, तो नेचुरल सी बात है वो मई या सितंबर की बात है, लेकिन जैन के लिए हमने किया है। अभी भी हम फिर आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं जैन के लिए अक्टूबर में। इससे पहले मैं बता दूं, कल के दिन 27 अक्टूबर को हमारा एक वर्चुअल एडमिशन डे है फॉर कनाडा, यूके, यूएसए, यूरोप एंड सिंगापुर। अगर आप इन में से किसी भी कंट्री में जाना चाहते हो तो घर बैठे आप हमसे जुड़ सकते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट से आप मिल सकते हैं। इसके अलावा 4 सितंबर को हमारी आइल्स पीटी की वर्चुअल वर्कशॉप है, आप घर बैठे रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग की टिप्स एंड स्ट्रेटजी हमसे ले सकते हो। इसके लिए आपको मेरी वेबसाइट पे जाना होगा westernOverseas.online, और एजुकेशन फेयर के लिए आपको जाना होगा western-overseas.com। रियलिटी टेस्ट और आ रहे हैं भाई साहब, हमने अब दोबारा रियलिटी टेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं। 11 सितंबर को पटियाला में है, 18 सितंबर को जलंधर में, और 25 सितंबर को करनाल। अब बात करते हैं जो ऑफलाइन हम आपके शहर में आके एजुकेशन फेयर करेंगे, तो वो मैं एक बार आपको क्विकली शेयर करना चाहूँगा। 7 अक्टूबर पहला नवरात्रा जी, नवरात्रि में बोलते हैं कि जो भी काम करोगे वो अच्छा ही होता है, तो 7 अक्टूबर दिन थर्सडे जी ऑफलाइन एजुकेशन फेयर है, अमृतसर एंड अम्बाला। एक टीम अमृतसर में होगी, एक अम्बाला में होगी। इसके अलावा 8 अक्टूबर को जलंधर एंड कुरुक्षेत्र, 9 अक्टूबर को लुधियाना एंड करनाल, और 10 अक्टूबर को पटियाला एंड यमुनानगर, 11 अक्टूबर को बठिंडा एंड सोनीपत, और 12 अक्टूबर को देहरादून एंड कैथल, 13 अक्टूबर को हम चंडीगढ़ होंगे, एंड 14 अक्टूबर दिन थर्सडे वी विल बी एट दिल्ली। तो ये एजुकेशन फेयर होंगे, मोर देन 40-50 यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट्स होंगे, कनाडा को लेके, यूएस को लेके, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर। तो आप अगर किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं अपकमिंग इनटेक, जनवरी इनटेक के लिए या मई इनटेक के लिए, तो आप अपना अभी से अपनी सीट बुक कर लें, क्योंकि लिमिटेड सीट्स रहेंगी फेयर में, क्योंकि कोविड के कारण हम प्रायोरिटी पास वाले बच्चों को पहले मिलेंगे जी। सो इस ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ 9115017017 ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਲ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਕਾਫੀ ਮਿਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। हेलो, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्रीकाल जी। सर जी वैक्सीन बात कर रहे हैं? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਲਾਈਵ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵਾਲ। हाँ जी सर, बेसिकली मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कनाडा के बारे में। मैंने ना अपनी स्टडी अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड से कंप्लीट करी है, मतलब 2013 में मेरी 12th हुई। मेरी परसेंटेज थी समवेयर अराउंड 45 to 48%। उसके बाद 2017 में आई माइग्रेटेड टू न्यूजीलैंड, जिसमें मैंने लेवल 5 और 6 करा है न्यूजीलैंड से। अभी मेरे पास पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है। मैं 2020 में इंडिया आया था अपने पेरेंट्स को मिलने, तो मैं अभी तक हूँ यहाँ पर। तो अभी मैं एज अ प्लान भी कनाडा के लिए प्लान करूँ। मैंने अपना आईएलटीएस किया है और मेरे बैंड हैं 6.5, नॉट लेस देन 5.5, मतलब एक मॉड्यूल में मेरे 5.5 आए हैं। एजुकेशन क्या है? लेवल 5-6 फ्रॉम न्यूजीलैंड। हाँ जी ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी देखिए माय डियर, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप स्टक हैं ड्यू टू द कोविड, फ़्लाइटें नहीं हैं। मैं तो पहले सलाह यही दूंगा कि आपको न्यूजीलैंड जाना चाहिए, क्योंकि आपका पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लगा हुआ है। ठीक है, वो आपका अभी कुछ टाइम के लिए आपका एक्सपायर लगता है आपको, लेकिन गवर्नमेंट आपको दोबारा अलाउ कर देगी, क्योंकि आप अभी इंडिया में बैठे हैं। दूसरी बात, अगर आप न्यूजीलैंड नहीं जाना चाहते तो लेवल 5 और 6 आपने किया है तो यू कैन गो फॉर द बैचलर्स प्रोग्राम और एडवांस डिप्लोमा, इसके लिए आप जा सकते हैं। लेकिन आपके एक मॉड्यूल में 5.5 है, नॉन एसडीएस आपकी फ़ाइल लगेगी। तो एक बार आप डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, अप्लाई apply@western-orc.com, या मेरी वेबसाइट, मेरी पर्सनल ईमेल पे भेज सकते हो, प्रदीप PARDWP@western-orc.com। मुझे डॉक्यूमेंट देखने होंगे जिसमें मुझे आपकी 10th 12th, उसके बाद न्यूजीलैंड में जो डिप्लोमा किया है, और इस डिप्लोमा में और आपकी 12th में कोई गैप है तो कितना गैप है, फिर आपने जो वहाँ पे जो वर्क वीज़ा लिया है वो कितने टाइम का है, उसमें आपने जॉब क्या की है, वापस कब आए हैं, वापस आने के बाद आप क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख के मैं आपको बता पाऊँगा कि आपको कौन सा प्रोग्राम मिलेगा और कौन से प्रोग्राम्स में। बट हाँ, पॉसिबिलिटीज़ आपकी लगती है कि आपका वीज़ा आ जाएगा ਜੀ। ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਆ ਜੀ ਬੱਚੇ, ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਥਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕੀ होएगा ਉਹ ਪਾਥਵੇ प्रोग्राम? देखिए, अगले शो पे हम आ रहे हैं JCU सिंगापुर, जेम्स कुक यूनिवर्सिटी है, उनका एक कैंपस सिंगापुर में है, और सिंगापुर में कुछ टाइम पढ़ के वो बच्चा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ सकता है। तो कितने जो बच्चे % ऑस्ट्रेलिया जाना chances चाहते हैं आगे हैं जाने उसके लिए हम बात करेंगे। उसमें पूरी 100% चांस है अगर बच्चा पढ़ेगा तो। ठीक है, अगले शो में हम बात करेंगे, डेलीगेट को हमने बुलाया मिस्टर अनुज, ठीक है, ही विल बी विद अस। तो वो पूरा डिस्कशन इसी बात पर रहेगा कि जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो वो अगर डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहे तो वाया, मतलब जब तक आपका कोविड चल रहा है और आप सिंगापुर, मतलब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पा रहे तो सिंगापुर जाके वहाँ पे आप कुछ सेमेस्टर कंप्लीट करके आगे फर्दर जा सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे सिंगापुर भी पढ़ना चाहता है वो भी एक पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि वो JCU सिंगापुर कैंपस है। तो इसका अगले शो में हम बात करेंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 9117 9115 ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾफ़ी ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਬੜੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। जी, मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा। देखिए, थोड़ा सा टफ टाइम है, बट स्टडी तो समय किसी का वेट नहीं करेगा, और नेचुरल सी बात है अगर आप इस तरीके से गैप अगर बनाते रहेंगे तो कल ना हाई कमीशन जरूर पूछेगी भाई इस गैप में आपने किया क्या है। ठीक है, क्योंकि आप बोनाफाइड स्टूडेंट होंगे तभी आपका वीज़ा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो यूटिलाइज योर टाइम इन ए परफेक्ट वे। टाइम रहते आप आईएलटीएस कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही थी, वी आर हेयर टू हेल्प यू। हम ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। फिर बात करें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, सिंगापुर, तो हर एक कंट्रीज़ के लिए वी हैव द परफेक्ट टीम जो आपको काउंसिल करेगी, आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से बताएगी किस कंट्री में किस प्रोग्राम में आपका वीज़ा लग सकता है। और हर एक बच्चे को, जो बच्चा हमारे यहाँ पे इंक्वायरी लेता है तो उस बच्चे को हम चेकलिस्ट देते हैं कि भाई दीज आर द डॉक्यूमेंट विच आर रिक्वायर्ड फॉर द वीज़ा पर्पज़। तो सर, एक मैं फिर बोलना चाहूँगा, हर एक फाइल में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है, बशर्ते कि कंसल्टेंट की फ़र्क अच्छी होनी चाहिए। तो हर फाइल का वीज़ा लिया जा सकता है अच्छे तरीके से अगर उस फाइल को हम बनाए तो। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू जी, थैंक यू सर। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।